एक्सरसाइज पे लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, ठीक है। और लास्ट वीडियो लेक्चर दैट मींस लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने वहां पे कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आई होप कि आप सब बच्चों ने उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से देखा होगा, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की होगी, ठीक है। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, मुझे नहीं लगता कि आप जब आपने जब उसको देखा होगा तो आपको उसमें ज़्यादा दिक्कतें आई होगी। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डील किए थे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले, एक्सरसाइज 3.2 को ही कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ f of x is equals to मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, then show that f of x into f of y is equals to f of x plus y, ठीक है। आपको क्या गिवन दिया, आपको x f of x मैट्रिक्स गिवन दिया है। नॉर्मली मैट्रिक्स A के फॉर्मेट में होता है, बट यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जो मैट्रिक्स है इसको इन्होंने f of x से रिप्रेजेंट कर लिया। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि f of x into f of y, तो पहले तो जरूरत मुझे f of y की गिरेगी, तो चलो सोचो f of y क्या हो जाएगा। f of x अगर ये है तो f of y क्या होगा, सिंपली x रिप्लेस होगा किसके साथ, y के साथ। ये क्या बनेगा, cos x, सॉरी x की जगह क्या आएगा y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। हमें f of x ऑलरेडी गिवन दिया था, f of y हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया, बहुत सिंपल था। f of x गिवन था दिस मैट्रिक्स, तो x को हमने रिप्लेस किया y से, तो इस मैट्रिक्स में भी जहां जहां x था वहां पे क्या आएगा, y आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है कि f of x into f of y is equals to f of x plus y। हम लोग पहले f of x into f of y कर लेते हैं, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो f of x क्या है, cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ये है आपका f of x। फिर उसके बाद f of y, f of y क्या आएगा, cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, ठीक है। आई होप कि आप सब बच्चों को अब दो मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं सबको पता होगा, ठीक है ना। किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करते हैं। तो फर्स्ट रो cos x इनटू cos y, दिस इज cos x cos y, फिर उसके बाद माइनस साइन x इनटू साइन y, तो माइनस साइन x साइन y एंड 0 इनटू 0 0। तो दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलता है, ठीक है। ये रहेगा आपका फर्स्ट एलिमेंट। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नाउ cos x into minus sin y, तो दिस इज माइनस cos x sin y, then minus sin x into cos y, this is minus sin x into cos y, first row second column, ठीक है। minus sin x into cos x into minus sin y minus cos x sin y minus sin x into cos y minus sin x into cos y, 0 into 0 0। now ठीक है, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे आता है, cos x into 0 0 minus sin x into 0 0 0 into 1 0, तो थर्ड एलिमेंट क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आएगा सेकेंड रो पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin x into cos y, तो sin x into cos y, cos x into sin y, तो प्लस cos x into sin y और 0 into 0 0, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम sin x into minus sin y, तो माइनस sin x sin y और cos x into cos y, तो प्लस cos x into cos y, then 0 into 0 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये आपको 0 मिल जाएगा, देख लो।
सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 हो जाएगा, sin x इंटू 0 0, cos x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, यानी फाइनल एलिमेंट क्या आने वाला है आपका 0 आने वाला है। तो सेकेंड रो का काम खत्म। अब आते थर्ड रो पे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेगा तो 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0। तो यहाँ पे जो आपको एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट वो क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू साइन वाई 0 होगा, 0 इंटू कॉस वाई 0, 1 इंटू 0 0, सेकेंड एलिमेंट भी 0। अच्छा 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ये लास्ट एलिमेंट आएगा 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो f ऑफ x इंटू f ऑफ y को आप ध्यान से देखना, ये बेसिकली फॉर्मूला रहेगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का फॉर्मूला। cos a cos b माइनस sin a sin b, याद है किसका फॉर्मूला है? cos a प्लस b का। यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन गया? cos x प्लस y का। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूं, क्या क्या माइनस कॉमन निकाला, ठीक है ना, माइनस कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos x sin y प्लस sin x cos y। तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? sin x प्लस y का हो जाएगा। अच्छा ये तो 0 ही है। उसी तरीके से अब इस पे आते हैं, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये किसका फॉर्मूला बन गया? sin x प्लस y का। और ये हो जाएगा, ये देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हो जाएगा cos a प्लस b का यानी x प्लस y का, और फिर ये 0 है। ठीक है, उसके बाद फिर 0 0 1, तो 0 0 1, तो ये आपको क्या मिल गया? ये आपको मिल गया f ऑफ x इंटू f ऑफ y। लेकिन अब एक बार ध्यान से सोचो, जब यहाँ x था तो cos के साथ x आया, माइनस sin x आ गया 0, sin x आ गया, cos x आ गया 0 0 0 1। जब यहाँ y था तो cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। तो अब ध्यान से देखना, cos x की जगह क्या है? cos x प्लस y है, माइनस sin x की जगह माइनस sin x प्लस y है, 0 तो ही। अगेन sin x की जगह sin x प्लस y, cos x की जगह cos x प्लस y 0 0 1। तो इसको देखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि ये बेसिकली क्या रहा होगा? ये होगा f ऑफ x प्लस y। ठीक है, आपको f ऑफ x प्लस y, और ये क्या हमारा f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि f of x into f of y is equals to f of x plus y। ठीक है, तो जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 तक जितने भी सॉल्व किए वो सभी बेसिक क्वेश्चंस थे, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट कुछ नहीं था। बट अब जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आप लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ट्राई करो कि इन सब क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करने का, पहले खुद से सॉल्व करो एक्सरसाइज 3.2 को। फिर अगर आप किसी क्वेश्चन में लटक रहे हो तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लो, सिर्फ ऑब्जर्व कर लो, और उसी क्वेश्चन को फिर से आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, उसका फर्स्ट, 14 में 2 क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट। इसमें क्या बोला गया? शो दैट मैट्रिक्स 5 1 6 7 इनटू मैट्रिक्स 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 1 3 4 इनटू 5 1 6 7। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है? इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, और ये शो करना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं। ये तो बहुत ही सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड 5 -1 6 7 2 1 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 2 10, -1 इंटू 3 -3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 1 5, -1 इंटू 4 -4। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 3 21। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू 1 6 प्लस 7 4 28। ये कितना हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 34। ठीक है, ये आ गया आपके लेफ्ट हैंड साइड। फिर आते राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में 2 1 3 4
5 माइनस 1 6 7। ठीक है, चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 5 आर 10, 1 into 6 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into minus 1 minus 2, 1 into 7 7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 5 आर 15 प्लस 6 4 आर 24। फिर सेकंड रो 3 into minus 1 minus 3 4 7 आर 28। ये आपको कितना मिल गया? ये मिल गया 16 5 39 25। ये आ गया आपके राइट हैंड साइड। तो क्लियरली दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नॉर्मली क्वेश्चन में इक्वल शो करने के लिए बोलते हैं, बट इस क्वेश्चन में इक्वल शो नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब आते हैं अगेन 14 के क्वेश्चन सेकंड पे। अगेन शो ही करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इन दोनों का मल्टीपल। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो 1 into minus 1 minus 1, 2 into 0 0, 3 into 2 6, minus 1 plus 0 plus 6 तो कितना हो जाएगा 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 1 1 plus 2 into minus 1 minus 2, 3 into 3 9, 1 minus 2 minus 1 plus 9 तो ये हो जाएगा 8। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 0 0, 2 into 1 2, 3 4 12 एंड ये हो जाएगा 14। फिर आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into minus 1 0, 1 into 0 0, 2 0 into 2 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 into 1 0, 1 into minus 1 minus 1, 0 into 3 0 minus 1 हो जाएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 into 0 0, 1 into 1 1, 0 into 4 0 ये कितना आएगा 1। अब आते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into minus 1 minus 1, 1 into 0 0, 0 into 2 0 ये हो जाएगा -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 into 1 1, 1 into minus 1 plus 1 minus 1 0, 0 into 3 0 हो गया। अब आते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 into 0 0, 1 into 1 1, 0 into 4 0 ये आ गया 1। ये हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। फिर फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 into 1 -1, 1 into 0 0, 0 into 1 0 तो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या मिला -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 into 2 -2, 1 into 1 1, 0 into 1 0 तो -2 plus 1 -2 plus 1 -1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 into 3 -3, 1 into 0 0, 0 into 0 0 ये हो जाएगा -3। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1 0, -1 into 0 0, 1 into 1 1 ये हो जाएगा 1। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 into 2 0, -1 into 1 -1, 1 into 1 1, 0 -1 plus 1 कितना होगा 0 -1 plus 1 तो ये 0 हो गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 into 3 0, -1 into 0 0, 1 into 0 0 ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब आता है थर्ड रो पे। तो 2 into 1 2, 3 into 0 0, 4 into 1 4, 2 plus 0 plus 4 तो 6। now second and third row second column 2 into 2 4, 3 into 1 3, 4 into 1 4, 2 plus 3 4 plus 3 plus 4, 4 plus 3 plus 4 11। now third row third column 2 into 3 6, 3 into 0 0, 4 into 0 0 ये हो जाएगा 6। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखाई दे रही है? नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना और ये बता देना है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 है। अच्छा, आई बता दूं, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ए मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमें सबसे पहले जरूरत गिरेगी ए स्क्वायर की।
पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए इंटू ए। सो ए क्या है आपके पास? 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 into again a 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। ओके, तो आई होप कि आपको मल्टीप्लाई तो करते आता ही है ना, बहुत प्रैक्टिस करते हैं हमने मल्टीप्लिकेशन की, ये तो अब आना ही चाहिए सब लोगों को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 4 0 into 2 0 1 into 1 1, तो 2 4 plus 0 plus 1 4 plus 0 plus 1 कितना 5। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 into 0 0 0 into 1 0 1 into minus 1 minus 1 आएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 into 1 2 0 into 3 0 1 into 0 0, तो कितना आ गया 2। फर्स्ट रो का काम खत्म। अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 4 प्लस 1 into 2 2 प्लस 3 into 1 3, तो 4 plus 2 plus 3 4 plus 2 plus 3, तो 9। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 0 0 1 into 1 1 3 into minus 1 minus 3 1 minus 3 कितना -2। ओके, नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 into 1 2 1 into 3 3 2 plus 3 5 3 into 0 0, तो 5 आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 2 minus 1 into 2 minus 2, 2 minus 2 तो कैंसिल हो गया, 0 into 1 0, तो रिजल्ट आएगा 0। नाउ थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 into 0 0 minus 1 into 1 minus 1 0 into minus 1 minus 1, सॉरी 0 into minus 1 0, तो -1 देगा रिजल्ट। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 into 1 1 प्लस -1 into 3 -3 1 minus 3 -2 0 into 0 0, तो ये -2। तो ये हमें किस वैल्यू मिल गई? ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना? हमें फाइंड आउट करना ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ए स्क्वायर कितना? 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस 5 इंटू ए क्या होगा? तो ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना। 5 इंटू ए क्या होगा? 5 ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 10 0 5 2 1 3 सॉरी 5 से मल्टीप्लाई होने पे 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6 आई यानी क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 6 आई क्या रहेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना देगा मुझे? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, चलो अब ऐड कर लेते हैं। तो देखो 5 -10 ये क्या होगा? देखो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा और एडिशन होगी इसके साथ। तो 5 -10 -5 प्लस 6 1 -1 -0 प्लस 0 ये -1 होगा। 2 -5 -3 प्लस 0 -3 हो गया। 9 -10 -1 प्लस 0 -1 -2 -5 -7 प्लस 6 -1 5 -15 -10 प्लस 0 0 -5 -5 -1 माइनस और प्लस 5 हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 4 होता है। -1 प्लस 5 4 होगा। 4 प्लस 0 4 -2 प्लस 0, तो ये तो -2 प्लस 6, ये आ जाएगा 4। ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। इसकी फाइनल वैल्यू a स्क्वायर -5a प्लस 6i की ये आएगी अपनी वैल्यू। ओके, चलो अब आते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा आने वाला है, और ध्यान से देखना। ए मैट्रिक्स आपको गिवन दिया और आपको प्रूव करना है a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i की वैल्यू 0। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना होगा? a क्यूब फिर 6a² फिर 7a फिर 2i। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। a
गया। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं अभी हम लोगों ने सीखा। ए स्क्वायर ए इंटू ए दिया है 102 021 203 इंटू ए 102 021 203 और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 0 और 4 कितना होगा ये 5 होगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 6 8 हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 4 0 सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 2 3 5 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 plus 0 into 0 0 3 into 2 6 2 plus 6 8 for third row second column 2 into 0 0 plus 0 into 2 0 plus 3 into 0 0 third row third column 2 into 2 4 plus 0 into 1 0 plus 3 into 3 9 9 plus 3 13 तो ये हमें क्या मिल गया a स्क्वायर। ये क्या मिल गया a स्क्वायर। a स्क्वायर तो फाइंड आउट हो गया। मैं साथ ही साथ में 6a स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है ना 6a स्क्वायर क्या हुआ 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 6 0 जा 0 6 8 जा 48 6 2 जा 12 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 8 जा 48 6 0 जा 0 6 13 जा 78। ये क्या फाइंड आउट होगा आपका 6a स्क्वायर। ठीक है 6a स्क्वायर a क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a क्यूब कैसे फाइंड आउट करें तो a क्यूब में a स्क्वायर इंटू a कर ले दो। ठीक है a स्क्वायर कितना है 5 0 a स्क्वायर 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू a कितना दिया आपको 1 0 2 2 0 2 1 2 0 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमें a क्यूब मिल जाएगा। अब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम देखो 5 into 1 5 फिर 0 into 0 0 प्लस 8 into 2 16 तो 16 plus 5 21। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 into 0 0 0 into 2 0 8 into 0 0 ये रिजल्ट 0 देगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 into 2 10 0 into 1 0 8 3 are 24 24 plus 10 34। now second row first column 2 into 1 2 plus 4 into 0 0 plus 5 into 2 10 तो ये कितना हो गया 12। second row second column 2 into 0 0 4 into 2 0 5 into 4 into 2 8 5 into 0 0 तो ये कितना हो जाएगा 8। now second row third column 2 into 2 4 plus 4 into 1 4 plus 5 3 are 15 so 4 plus 4 8 8 plus 15 23। now third row first column 8 into 1 8 ये 0 ये 26 तो 8 plus 26 8 plus 26 कितना 34। now third row second column ये 0 ये भी 0 और ये भी 0 ये तो 0 आ गया। third row third column 8 into 2 16 फिर 0 39 39 plus 16 40 50 5 हो जाएगा है ना 16 0 39। तो ये हमें मिल गया a क्यूब मिल गया 16a स्क्वायर मिल गया। चलो 7a कितना आएगा 7a यानी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये देगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21 7a हो गया। बस चीजें सिंपल हो गई। अब 2i भी आप चाहो तो फाइंड आउट कर लो। 2i मैट्रिक्स i का मतलब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमने क्या कर लिया सबकी इंडिविजुअल वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। बस अब जो हमें शो करना है कि a स्क्वायर माइनस 6
ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड बोल दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसको। तो a क्यूब कितना है आपके पास, ये देखो ये a क्यूब आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ a क्यूब 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6a स्क्वायर कितना आया था, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर यहाँ पे लिखा 30 0 40 30 0 48 12 12 24 30, उसके बाद 48 0 78 प्लस 7a भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, 7a ये 7 है, 7 0 14 0 14 7 14 0 21 7 ये हो गया, प्लस में 2 आए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, चलो देखिए फाइनल रिजल्ट, इनको सब्सट्रैक्ट करना और इनको ऐड करना है, तो डायरेक्ट करने की कोशिश करें थोड़ा, क्या जगह हमारे पास कम है। 21 माइनस 30 21 माइनस 30 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 2 0 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0 ही आएगा। 34 माइनस 48 34 माइनस 48 तो माइनस 14 हो गए, माइनस 14 प्लस 14 0 प्लस 0, ये भी 0 आ गया। 12 माइनस 12 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा। 8 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 14 माइनस 2 प्लस 2, ये भी 0। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही आपको शो करना है कि इसकी वैल्यू कितना आ गई, 0 मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू कितना आ गई, 0 मैट्रिक्स। अब ऐसा बोलो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट था। ए क्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसके लिए ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो कैलकुलेशन पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो स्ट्रांग बनेगा। मैट्रिसेस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपका जो कैलकुलेशन है वो ऐसे क्वेश्चन ही स्ट्रांग बनाएगा। तो ट्राई करोगे आपके एनसीईआरटी में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपको, क्वेश्चन नंबर 17 में ए मैट्रिक्स गिवन है, आई मैट्रिक्स गिवन है, you have to find out k so that a square is equals to ka minus 2i। a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर में आनी चाहिए, k into a minus 2i के बराबर में आनी चाहिए। तो कैसे निकाले फिर k की वैल्यू क्या फाइंड आउट करें, तो मुझे कहीं ना कहीं पहले a स्क्वायर की जरूरत गिरेगी, तो मैं a स्क्वायर फाइंड आउट कर लेता हूं। a स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, a into a से। सो a आपके पास है 3 minus 2 4 minus 2 into a 3 minus 2 4 minus 2 a स्क्वायर। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 3 9 3 into 3 9 minus 2 into 4 minus 8 9 minus 8 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 into minus 2 3 into minus 2 minus 6 minus 2 into minus 2 4 minus 6 plus 4 minus 2। फर्स्ट फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 4 जा सॉरी 4 3 जा 12 12 minus 2 into 4 8 12 minus 8 4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 into minus 2 minus 8 minus 2 into minus 2 plus 4 minus 8 plus 4 minus 4। ठीक है, क्या क्या आपका a स्क्वायर। देन फिर k into a क्या होगा, तो k into a क्या होगा, a मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करना है, तो a मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई तो 3k minus 2k 4k minus 2k, ये k a पता चल गया। उसके बाद फिर 2i, तो 2i भी फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। i मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 0 0 2 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है आपको, a स्क्वायर इज इक्वल टू के a माइनस 2i इक्वल में है k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो a स्क्वायर को पुट अप कर लेते हैं 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू के a क्या दिया है 3k
-2k 4k -2k -2i 2i क्या दिया है 2002 ये 2i दिया है सो 1 -2 4 -4 is equals to 3k -2 3k -2 -2k -0 -2k 4k -0 4k और -2k -2 तो -2k -2। अच्छा दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल रहेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल मतलब 3k -2 की वैल्यू 1 के बराबर है। कोई भी एक वैल्यू कोई भी एक आप ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो 3k = 3 तो k = 1 तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1। कोई भी लेते आप जैसे 4k अगर 4 के बराबर मिले तब भी 1 ही आता। तो इस तरीके से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ टेंशन या कोई कैलकुलेशन पार्ट बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसानी से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है तो कैलकुलेशन को ठीक से देखो और ठीक से समझने की कोशिश करो। ओके तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया ए मैट्रिक्स आपको गिवन दिया है। आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का मतलब 2/2 ऑर्डर का और आपको ये शो करना है कि i + a is equals to i - a into that matrix। ठीक है तो कैसे करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पहले फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब i + a पहले फाइंड आउट करेंगे। i आपको क्या दिया है i दिया है 1 0 0 1 प्लस a मैट्रिक्स गिवन गया है 0 -tan α/2 into tan α/2 0। ठीक है दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं 1 + 0 1 0 प्लस ऑफ -tan α/2 -tan α/2 0 प्लस tan α/2 तो tan α/2 1 + 0 1 तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देते हैं। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है कि i - a को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमें सबसे पहले जरूरत किसकी रहेगी i - a की। चलो i - a कर लेते हैं। i मतलब 1 0 0 1 इसमें से माइनस कर लिया a मैट्रिक्स मतलब 0 -tan α/2 tan α/2 0। ठीक है और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा हमें 1 - 0 1 हो जाएगा 0 माइनस और -tan α/2 ये तो +tan α/2 हो जाएगा 0 -tan α/2 -tan α/2 हो जाएगा और 1 - 0 1 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया i - a। ये क्या मिल गया i - a। अब हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या i - a तो ये हमें मिल गया था 1 tan α/2 -tan α/2 1 into cos alpha minus sin alpha into cos alpha। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 into cos alpha ये हो जाएगा cos alpha प्लस tan α/2 into sin alpha tan α/2 into sin alpha हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into -sin alpha tan α/2 into cos alpha तो प्लस tan α/2 into cos alpha। ठीक है नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा -tan α/2 into cos alpha प्लस 1 into sin alpha फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -tan α/2 into -sin alpha ये हो जाएगा tan α/2 into sin alpha और 1 into cos alpha तो ये हमें मिल जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखते हैं तो ये तो कहीं पे भी हमको इक्वल जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है तो इक्वल जैसा दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हम इसको इक्वल बना सकते हैं क्योंकि हमें तो प्रूव करना है ना शो दैट करना तो ये चीज और ये चीज इक्वल होगी।
तो फिर करें क्या, तो इसको कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे अल्फा बाय 2 के फॉर्मेट में लाना है। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले में देख लो ये क्या होता है, ये हो जाएगा cos अल्फा को अगर मैं हाफ एंगल cos 2 अल्फा का फॉर्मूला सबको याद होगा, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो अगर cos अल्फा पूछा जाए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। मैं इसके जगह ऐसा रख देता हूँ cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस फिर ये tan अल्फा बाय 2। अच्छा sin 2 अल्फा का भी फॉर्मूला सबको याद होगा। sin 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो sin अल्फा का क्या हो जाएगा, 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे sin अल्फा का फॉर्मूला क्या रख देते अपन, 2 sin अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा बाय 2। अच्छा ये जो tan अल्फा बाय 2 इसको भी मैं लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, sin अल्फा बाय 2 अपॉन में cos अल्फा बाय 2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। देन इसके बाद फिर यहाँ पे अभी थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट आएगा, तो देखते पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं कम से कम स्पेस में आपको कैलकुलेशन कराने की कोशिश करता हूँ। देखो cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, sin अल्फा बाय 2 इंटू sin अल्फा बाय 2 2 टाइम्स sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 टाइम्स sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये फाइनली क्या मिलेगा, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, यानी वो कितना हो जाएगा 1। मैं इस पूरे कैलकुलेशन को, ये पूरे कैलकुलेशन को करने के बाद ये पता चलेगा यहाँ पे 1 आएगा। कैसे बनाया समझा, नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार रिवाइड करो, फिर से देखो मैंने क्या कैलकुलेशन बताया। तो यहाँ तक समझ में आ गया 1 कैसे आया। अब देखते ये कैलकुलेशन मैं इसको थोड़ा सा इस साइड में करके जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसको लिख लूंगा। माइनस sin अल्फा को क्या लिख लेते हैं, 2 टाइम्स sin अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा बाय 2, ये हो जाएगा। tan अल्फा बाय 2 क्या होता है, tan अल्फा बाय 2 हो जाएगा sin अल्फा बाय 2 अपॉन में cos अल्फा बाय 2। और cos अल्फा की जगह इस बार मैं थर्ड डोमेन का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। तो ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या रिजल्ट देगा ये माइनस 2 sin अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा बाय 2 प्लस, जब ये चीज पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी तो एक cos अल्फा बाय 2 एक cos अल्फा बाय 2 तो कैंसिल हो गए, 2 cos अल्फा बाय 2 sin अल्फा बाय 2, 2 sin अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2 बचेगा। फिर यही चीज जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी तो माइनस tan अल्फा बाय 2 देगा ये। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस tan अल्फा बाय 2। मेरा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिल रहा है माइनस tan अल्फा बाय 2। ठीक है, ओके चलो अब थर्ड एलिमेंट पे आते हैं। थर्ड एलिमेंट में क्या है, माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 को लिखा मैंने sin अल्फा बाय 2 अपॉन में cos अल्फा बाय 2 इनटू में cos अल्फा है ना। cos अल्फा का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इस बार यूज कर लेते हैं, चलो 2 यही यूज कर लेते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 और फिर प्लस में sin अल्फा आएगा तो 2 sin अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा बाय 2। अच्छा जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक cos अल्फा बाय 2 एक cos अल्फा बाय 2 तो कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस sin अल्फा बाय 2 2 और cos अल्फा बाय 2, यानी कि माइनस 2 sin अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा बाय 2। फिर यही चीज जब माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस tan अल्फा बाय 2 बचेगा, क्योंकि sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 और प्लस में ये बच गया 2 sin अल्फा बाय 2 इंटू में cos अल्फा बाय 2। ये इसके साथ हो गया कैंसिल, तो क्या बचा फाइनली हमारे पास tan अल्फा बाय 2। मतलब इसका कैलकुलेशन जो है वो कितना आएगा, tan अल्फा बाय 2 आ जाएगा। और अब आते हैं फाइनली अब मैंने फोर्थ एलिमेंट में, तो tan अल्फा बाय 2 को हम लोग क्या लिख लेते हैं, sin अल्फा बाय 2 अपॉन में cos अल्फा बाय 2 इंटू में sin अल्फा का फॉर्मूला होगा 2 sin अल्फा बाय 2 इंटू में cos अल्फा बाय 2 प्लस
कॉस अल्फा का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे यूज होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कॉस अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 तो हो गया कैंसिल, 2 साइन अल्फा बाय 2 इनटू साइन अल्फा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा मेरे पास 1, उसका रिजल्ट आ जाएगा 1। ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो यही हो गया आपका प्रूफ। तो यहाँ पे जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा, ये तो डबल एंगल था, मल्टीपल एंगल था, हाफ एंगल में हमने देखा था कि sin अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है। तो उन्हीं फॉर्मूले को हमने यहाँ पे पुटअप किया है, कैलकुलेशन किया है, ताकि कुछ हमारी इमेज इसके तरह से दिखाई दे। हमने वही ट्राई किया और ये आता भी है, ये हमने सीख लिया। बात समझ में आ गई? तो इसी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस करो, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा अपने को अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है, ठीक है। होते ही सिंपल, बट वर्ड प्रॉब्लम हमारे ठीक से समझ में नहीं आते, इस वजह से हमें ये डिफिकल्ट लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम के साथ। आपको कोशिश क्या करनी है कि पहले तो प्रॉब्लम ही आपको समझ में आए। अगर प्रॉब्लम समझ में आ गया तो कैलकुलेशन पार्ट इसका बहुत ही आसान है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट है जिसके पास कुछ फंड होंगे, फंड मतलब कुछ अमाउंट होगी, 30,000 अमाउंट है। अब वो 30,000 अमाउंट उसको क्या करना है, दो बॉन्ड्स में उसको इन्वेस्ट करना, ठीक है। बात समझ पा रहे आता। देन आगे क्या बोला, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो फर्स्ट बॉन्ड है, जो फर्स्ट बॉन्ड है, ये इनको 5% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर, और जो सेकंड बॉन्ड है वो इनको 7% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर। Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 and ₹2,000, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये क्या बोलना चाहते हैं कि एक ट्रस्ट है जिनके पास ₹30,000 है, वो ₹30,000 को 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जो पहला बॉन्ड है ये इनको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर, और जो सेकंड बॉन्ड है इनको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर, ठीक है। अब क्या कहना चाहते हैं वो ट्रस्ट जो है वो ये सोचना चाहते हैं कि मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1,800 या फिर 200, तो मुझे किस तरीके से अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल दिमाग है, हम ये सोचते हैं कि 7% ये तो ज्यादा दे रहा है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पूरा का पूरा अमाउंट इधर ही लगा दो, ठीक है। बट ऐसा नहीं बोला, ये तो हो गया उसकी मैक्सिमम इंटरेस्ट, ठीक है। बट हमें जो कंडीशन दी है कि हमें इंटरेस्ट 1,800 चाहिए और 2,000 चाहिए, तो मुझे ये देखना होगा कि 1,800 के लिए मुझे कितनी अमाउंट बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करनी चाहिए, कितनी अमाउंट बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करनी चाहिए सेकेंड बॉन्ड में, या 2,000 इंटरेस्ट के लिए कितनी अमाउंट मुझे बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करनी चाहिए और कितनी अमाउंट मुझे बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, तो हम लोग पहले केस 1 के लिए सॉल्व करते हैं। अब ये बात तो muझे पता नहीं ना कि 30,000 में से कितनी अमाउंट मुझे बॉन्ड ए और कितनी अमाउंट बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक। तो चलो मान के चलते कि लेट ₹X इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है। तो फर्स्ट बॉन्ड है उसमें उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, X अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मान लो कि आपके पास 30,000 है, आपने अगर 10,000 बॉन्ड ए में इन्वेस्ट किया, तो बॉन्ड बी में कितना इन्वेस्ट किया होगा 20,000, कितना क्या होगा 20,000, क्योंकि 10,000 बॉन्ड ए में तो बचा हुआ बॉन्ड बी में, तो वो 20,000 कैसे पता कि आपने टोटल 30,000 में से जो 10,000 इन्वेस्ट किया वो माइनस कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैंने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, X अमाउंट इन्वेस्ट की, किसमें बॉन्ड ए में या बॉन्ड 1 में। तो अब बताओ मुझे कि बॉन्ड 2 में मैंने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की होगी
टोटल अमाउंट है मेरे पास 30,000, उसमें से x अमाउंट मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट की, तो ये माइनस करके जो भी मेरे पास अमाउंट बचेगी वो अमाउंट मैं इन्वेस्ट करूंगा बॉन्ड सेकंड में, इन्वेस्ट इन सेकंड बॉन्ड। चलो यहाँ पे समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ये जो डाटा है ना, इसको मैं एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, मैं इस मैट्रिक्स को A से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। कितनी अमाउंट है x और सेकंड अमाउंट कितनी है 30,000 माइनस x, इस तरीके से लिखा, ठीक है। क्या तो कोई प्रॉब्लम, मैट्रिक्स में लिख दिया ना, पहली अमाउंट x है, दूसरी अमाउंट 30,000 माइनस x है, एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लिया। अब आते हैं सेकंड इसमें, ठीक है। सेकंड इसमें क्या बोला गया, the first bond pay 5% rate of interest and second bond pay 7% rate of interest, ठीक है। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही, तो अगर मान लो आपने x रुपीस इन्वेस्ट किया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसका 5% मिलेगा। फर्स्ट बॉन्ड पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% को हम लोग कैसे लिखते हैं, 5% मतलब 5/100, और सेकेंड बॉन्ड पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका मतलब 7% मतलब 7/100, ठीक है। तो एक मैं बी मैट्रिक्स बनाता हूँ और इस बी मैट्रिक्स में मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखने वाला हूँ, बट इस बार जो मैं बी मैट्रिक्स लिखा हूँ उसमें जो अमाउंट अपने पास जो डाटा है उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना होगा, 5/10 और 7/10, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर आपने इधर हॉरिजॉन्टल में लिखा है उधर वर्टिकल में लिखा है, ऐसा क्यों? ठीक है, आप ये सोचो, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इसको भी वर्टिकल में लिखता, मतलब ये ऐसा, ये तो मैंने लिखा ही है हॉरिजॉन्टल में, इसको भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल में ही लिखता 5/100 7/100, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसलिए हमें एक मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना होगा और सेकंड मैट्रिक्स को वर्टिकल। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो x किसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 5/100 के साथ, ठीक है। और यही होना चाहिए क्योंकि x अमाउंट मैंने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और फर्स्ट बॉन्ड मुझे 5/100 रुपीस रिटर्न करेगा, तो मैंने एक्चुअल में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट किया, पहले x, और एक साल के बाद मुझे कितनी मिलेगी, x प्लस 5/100, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला 5/100, किसका 5/100, x रुपीस का, इसलिए मुझे उसको वर्टिकल में लिखना पड़ा और उसको हॉरिजॉन्टल में लिखना पड़ा। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर उल्टा कर सकते हैं क्या, इसको वर्टिकल में उसको हॉरिजॉन्टल में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते। आपको डाटा को जिस तरीके से मैनेज करना है इस तरीके से लिखना है ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1:2 और उसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2:1, तो देखो मल्टीप्लिकेशन दोनों का पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ए में नंबर ऑफ कॉलम और बी में नंबर ऑफ रोज सेम है, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ पा रहे हो। ओके, अब आते हैं केस 1 पे। तो केस 1 क्या कहता है, मुझे जो अमाउंट चाहिए लास्ट में वो कितना चाहिए, 1800, मतलब मैंने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट किया है और जितनी अमाउंट मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल अमाउंट मुझे कितनी चाहिए, 1800। तो ये कैसा करेंगे, ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं x 30,000 माइनस x इनटू 5/100 7/100, और ये देखो आप समझ पा रहे हैं, ये क्या है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए मेरे पास, 1800 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1800, ठीक है। अब देखो, अब बहुत से बच्चों के दिमाग में प्रॉब्लम आ सकती है कि सर ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो रिजल्ट आता है वो भी मैट्रिक्स में आता है, फिर ये भी तो मैट्रिक्स में चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए, ये ऐसा मैट्रिक्स में लिख लो इसको, जो अमाउंट मुझे चाहिए फाइनली वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, ठीक है। ओके चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने पे देखो एक ही लिमिट आएगा क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो एक ही लिमिट आएगा, x इंटू ये हो जाएगा 5x/100 प्लस फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा
21,000 हो जाएगा, 21,000 सर 21,000 30,000 इंटू 3 2,10,000 माइनस 7x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1800। अब बस आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर कर लो, रिजल्ट निकालो। कैसे करें, कैलकुलेशन पार्ट है, बेस सेम है दोनों का, 100 एक बार लिख लिया, ऊपर में क्या आएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x, तो ऐसा बोल दूं मैं 2,10,000 माइनस 5x माइनस 7x कितना हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 1800। इसको जब मैं 100 को शिफ्ट करूंगा तो ये 2 0 और बढ़ जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू ये कितना हो गया 1,80,000, कितना हो गया 1,80,000, और ये कितना 2,30,000, कितना है 2,30,000। तो मैं माइनस 2x को उधर शिफ्ट करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, 2,10,000 माइनस 1,80,000 कितना हो जाएगा 30,000, सॉरी 30,000। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15,000, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15,000। x क्या है, x बेसिकली अमाउंट है जो हमने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो हमें फर्स्ट बॉन्ड के अंदर कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए 15,000। ऑटोमेटिकली फिर सेकंड बॉन्ड के अंदर कितनी अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगी 30,000 माइनस 15,000, कितनी रहेगी 15,000। बात समझ में यहाँ तक। तो यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट केस सॉल्व कर ली, अब सेकंड केस को सॉल्व करते हैं। सेकंड केस में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चाहिए, मतलब एक साल होने के बाद मुझे कितने अमाउंट रिटर्न चाहिए 2,000। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मत सोचिए सर आप तो 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लास्ट में 2,000 चाहिए, नहीं 30,000 पे 2,000 चाहिए, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होगी। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर से इसी मैट्रिक्स को x 30,000 माइनस x, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 7/100, और अमाउंट मुझे कितनी चाहिए 2,000, अमाउंट कितनी चाहिए 2,000। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x इंटू ये हो जाएगा 5x अपॉन 100 प्लस 30,000, तो कितना होगा 2,10,000 माइनस 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 2,000। तो फिर यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, एक बार लिख लिया, ऊपर में कितना आएगा 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल टू 2,000। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों सेम रहेंगे, यहाँ लिखेगा 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल टू, ये जब इसके साथ इक्वेट होगा तो ये 100 जाएगा इधर 2,000 और 2 0 और बढ़ जाएंगे फिर, तो ये बेसिकली कितना होगा, ये होगा 2 लाख, ये कितना होगा 2 लाख। ओके नाउ माइनस 2x को उधर शिफ्ट करते हैं, प्लस 2x हो जाएगा 2 लाख को इधर शिफ्ट करते हैं, 2,10,000 माइनस 2 लाख कितना रहेगा 10,000, कितना रहेगा 10,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000 हो जाएगी 5,000। x क्या है बेसिकली, तो x है अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, तो यानी कि 5,000 रुपए हमें फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने चाहिए, और 30,000 माइनस x यानी कि 30,000 माइनस 5,000 यानी कि 25,000 मुझे बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करनी चाहिए, अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चाहिए 2,000 चाहिए। समझ पा रहे हो यहाँ तक, ठीक है। बहुत ही मतलब देखो क्या है ना, वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, और जो डाटा आपके पास गिवन है, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना, यही यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है ना। ओके, तो बहुत से बच्चे तो यही पे गलतियां कर देते कि ये भी रो मैट्रिक्स में लिखते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको भी रो मैट्रिक्स में लिखते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट उनका आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। ओके तो चलो अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन काफी सिंपल है, प्रीवियस वाले के जैसा उतना टफ नहीं है। सिंपल तब लगेगा आपको जब आपको क्वेश्चन एक्चुअल में समझ में आएगा, तो पहले कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की। The bookshop of a school has 10 dozen chemistry को मैंने शॉर्ट में लिखा है, 8 dozen physics, 10 dozen maths books। मतलब क्या कहते हैं, एक स्कूल में एक बुक शॉप है, उनके पास 10
डजन, अच्छा डजन मतलब क्या होता है, 1 डजन यानी कितनी 12 चीज होती है ना, 1 डजन मतलब सेट ऑफ 12 थिंग्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 डजन में 12 थिंग्स, ठीक है। तो अगर कोई कह रहा है कि उसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, मतलब उसके पास नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे, क्योंकि एक डजन के अंदर 12 बुक्स होती है, तो 10 डजन के अंदर कितनी हो जाएगी 120 बुक्स, कितनी हो जाएगी 120 बुक्स। फिर क्या बोला, 8 डजन फिजिक्स बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, तो फिर कितने डजन है, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, एक डजन के अंदर 12 बुक्स होगी, तो 8 डजन के अंदर कितने बुक्स होगी, ठीक है, 12 इंटू 8 कर लो, ये हो जाएगा 84। देन उसके बाद फिर 10 डजन मैथमेटिक्स बुक्स, 10 डजन मैथ्स बुक, मतलब उसके बाद टोटल मैथमेटिक्स की कितनी बुक्स होगी, 10 इंटू 12 कर देते हैं 120 बुक्स। मतलब अगर अपन डजन नहीं नंबर ऑफ बुक्स के फॉर्मेट में देखें तो उस शॉप के पास 120 केमिस्ट्री बुक्स है, 84 फिजिक्स बुक है, 120 मैथमेटिक्स बुक्स है, ठीक है। फिर क्या है, देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच। यहाँ पे ध्यान से देखना, ईच का मतलब बात कितने बुक्स की बात हो रही है, एक बुक, मतलब एक बुक की केमिस्ट्री की प्राइस कितनी है, 80 रुपीज। प्राइस ऑफ ईच केमिस्ट्री बुक 80 रुपीज। प्राइस ऑफ ईच फिजिक्स बुक 60 rupees and price of each math book 40 rupees। समझ में आ गया, their selling price 80, 60 and 40 each, मतलब एक केमिस्ट्री बुक की प्राइस है 80, एक फिजिक्स बुक की प्राइस है 60, एक मैथमेटिक्स बुक की प्राइस है 40। Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books। लोगों को पूछना चाहते हैं कि टोटल अमाउंट बुकशॉप को कितनी रिसीव होगी जब वो सभी के सभी बुक्स बेच देगा, ठीक है, सभी मतलब उसने 120 केमिस्ट्री की बुक्स बेच डाली, 84 फिजिक्स की बेच डाली, 120 मैथमेटिक्स की बुक बेच डाली इन प्राइजेस में, तो उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, और वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इसको हम लोग ये डाटा को रो में लिख लेते हैं और इस डाटा को कॉलम में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें तो मल्टीप्लाई करना होगा ना। 180 बुक, एक बुक की प्राइस कितनी 80, तो 120 को मुझे 80 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे टोटल अमाउंट मिलेगी केमिस्ट्री बुक की 84 बुक्स को मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे टोटल अमाउंट मिलेगी फिजिक्स बुक की कितनी अमाउंट मिलेगी, वैसे मैथ्स। तो ये जो डाटा है इसको हम लोग रो में लिख लेते हैं और ये जो डाटा है इसको हम लोग कॉलम में लिख लेते हैं, यानी कि 120, 84, 120 और ये 80, 60, 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नंबर काफी बड़े हैं, कैलकुलेशन करने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो अगर आप कुछ चीज कॉमन निकाल सकते हो तो वो भी निकाल लो। इसे यहाँ से देखो, इस मैट्रिक्स में से 12 कॉमन निकलेगा, 12 जैसे कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या बचा 10, 8, 10। आप चाहो तो और भी कॉमन निकाल सकते हो, 2 भी कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकला तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से देखो 10 कॉमन निकल रहा है, 10 कॉमन निकला तो 8, 6, 4 बचा। आप चाहो तो इसमें से और 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ये 24 इंटू 20 कितना हो जाएगा 480 और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10,
ये 480, ये कितना हो गया 30 42, कितना हो गया 42। अब जो बाहर में 480 है उसको मल्टीप्लाई करना, तो जब आप ये 480 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 20 160 21। जब आप 480 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल अमाउंट मिलेगी। टोटल अमाउंट आपको कितनी मिली 20,160 रुपीज मिल जाएगी। कब? जब आप ये सभी 10 डजन 8 डजन और 10 डजन मैथमेटिक्स की फिजिक्स की केमिस्ट्री बुक्स बेच दोगे इस प्राइस में, तो आपको जो फाइनली अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 20,160। ठीक है, ओके। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये देखने के बाद आपकी जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है इसका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल वे में सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, और इससे आपको बेनिफिट होगा ये मुझे गारंटीड पता है। आपको सिर्फ क्या करना है, ईमानदारी से हर एक वीडियो को बहुत सीरियसली देखना है, उस जो न्यूमेरिकल में सॉल्व करा उसको नोट डाउन करना है। आप इन वीडियो लेक्चर को इस तरीके से करो जैसे कि कॉलेजेस में होता है, जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट में होता है। सर जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है आप नोट डाउन करते हो, यहाँ पे भी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन करो। ठीक है, ओके। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं जिनको आपको लगता है कि यार इस मेरे फ्रेंड को इसकी ज़रूरत है तो उसको आप ये चीज़ें शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, ओके। आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का आगे एक नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।